हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। एमडीबीएफपी सीरीज के इस पार्ट में हम लोग एमडीबीएफपी का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एमडीबीएफपी का स्टार्ट परमिसिव क्या है, क्या क्या लॉजिक होने के बाद एमडीबीएफपी को स्टार्ट परमिसिव मिलता है, एमडीबीएफपी का ट्रिप प्रोटेक्शन लॉजिक क्या है, किस लॉजिक के तहत एमडीबीएफपी आपका ट्रिप करता है, एमडीबीएफपी का रिसर्कुलेशन वाल्व का ऑटो ओपन ऑटो क्लोज लॉजिक क्या है, एमडीबीएफपी का आपका जो ईसीडब्ल्यू मोटराइज वाल्व है जो एमडीबीएफपी स्टार्ट होने से ओपन होता है, क्लोज होने से एमडीबीएफी ऑफ करने से आपका ईसीडब्ल्यू मोटराइज वाल्व जो है जो आपका वर्किंग ऑयल कूलर में जाता है, जो टीजीसीडब्ल्यू का वाल्व वो कब ओपन एंड क्लोज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एमडीबीएफी का जो रैपिड स्टार्टअप सिलेंडर वाल्व है उसका क्या लॉजिक है, तो सारा लॉजिक के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो ऑपरेशन इंजीनियर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए तो मेंबरशिप ले, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे पोस्ट बटन पे जाए। पहले आप मेंबरशिप लें, मेंबरशिप लेने के बाद हमारे चैनल के पोस्ट पे आप क्लिक करें, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और अगर कुछ भी पावर प्लांट से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एमडीबीएफपी का स्टार्ट परमिसिव देखते हैं कि स्टार्ट परमिसिव मतलब क्या होता है कि सारा क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तभी आप एमडीबीएफपी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो आपको स्टार्ट करने के लिए नहीं देगा। ये स्टार्ट परमिसिव देने से क्या होता है, ये सेफ्टी फॉर द एमडीबीएफपी है कि एमडीबीएफपी के अगर आपको स्टार्ट परमिसिव में सारा कंडीशन अगर फुलफिल है देन यू कैन स्टार्ट एमडीबीएफपी, अदरवाइज इट विल हैम्पर और डैमेज द एमडीबीएफपी। तो स्टार्ट परमिसिव क्या क्या चीज है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका कि सक्शन वाल्व इज ओपन। देखिए, एमडीबीएफी जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे देखिए कि उसका सक्शन वाल्व ओपन है कि नहीं, ओपन आपको कंट्रोल रूम में फीडबैक मिल रहा है कि नहीं। अगर सक्शन वाल्व क्लोज है तो आपको स्टार्ट करने के लिए नहीं देगा। और ये आपका सेफ्टी पर्पज के लिए, अगर आप किसी भी पंप को सक्शन वाल्व क्लोज है आप इसको स्टार्ट करते हैं तो डैमेज हो जाएगा, ड्राई रन हो जाएगा, इसलिए आपको सक्शन वाल्व ओपन है कि नहीं ये आपको फर्स्ट है। डेरेटर लेवल नॉट लो, डेरेटर लेवल जो कि आपका एमडीबीएफी सक्शन कहां से लेता है, डेरेटर से लेता है, तो डेरेटर का लेवल एडुकेट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तभी आपको स्टार्ट परमिसिव देगा। अगर आपका डेरेटर का लेवल मिनिमम है या लो है तो फिर एमडीबीएफी का ड्राई रन होने का चांस रहेगा, इसलिए इसका सेफ्टी के लिए दे दिया है लॉजिक कि डेरेटर लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए, नॉट लो होना चाहिए। फिर आपका एओपी एल्जोडी ऑयल पंप ऑन होना चाहिए एंड लूब ऑयल हेड प्रेशर ग्रेटर देन 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये एओपी का मेन काम क्या होता है कि जितना भी आपका मोटर बियरिंग है या आपका हाइड्रोलिक कपलिंग का बियरिंग्स वगैरह है सब में ऑयल सप्लाई करना, ये फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसमें ऑयल सप्लाई होता है और बियरिंग को कूल करता है। तो आपका जब एमडीबीएफपी स्टॉप कंडीशन में रहता है तो आपका एओपी सर्विस में रहता है। जैसे आपका एमडीबीएफपी स्टार्ट होता है तो आपका एमओपी जो मेन ऑयल पंप सर्विस में आता है उसके बाद आपका एओपी कट आउट हो जाता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए आपका दो पंप है, एओपी है एंड एमओपी है। तो जो आपका एमडीबीएफी स्टॉप कंडीशन में रहता है तो आपका एओपी सर्विस में रहता है, आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं फिर आपका एमओपी सर्विस में आ जाता है। तो आपका एओपी ऑन होना चाहिए, क्योंकि आपका एमडीबीएफी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि एओपी आपका ऑन है कि नहीं, और एओपी चलाने के बाद आपका लोअर हेडर प्रेशर आपका 2 kg से ग्रेटर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर आपका रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने से पहले उसका रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होना चाहिए। रिसर्कुलेशन वाल्व आपको ओपन कंडीशन में इसलिए चलाना है क्योंकि मिनिमम फ्लो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल होना है एंड टू अवॉइड द चर्निंग एक्शन ना हो एंड एक मिनिमम फ्लो का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईवीवी क्लोज होना चाहिए। तो फ्लो कहां से होगा, फ्लो होने के लिए आपका रिसर्कुलेशन लाइन है, तो रिसर्कुलेशन लाइन से आपका फ्लो होना चाहिए, इसलिए वो लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए। तो इसलिए आपका लॉजिक दिया हुआ है कि रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होना चाहिए। एमडीबीएफपी का जो केसिंग टॉप एंड बॉटम बैरल है उसका टेम्परेचर डिफरेंस 22 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जैसे आपका एमडीबीएफपी का जो केसिंग होता है वो बैरल टाइप का होता है, उसका रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो कार्ट्रिज होता है। तो बैरल का टॉप एंड बैरल का बॉटम के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लेस देन 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो उसमें थर्मल स्ट्रेस आने का चांस रहेगा, क्योंकि आपका टॉप पार्ट
अलग टेम्परेचर है, बॉटम पार्ट अलग टेम्परेचर है, तो उसमें थर्मल डिस्टॉर्शन आने का चांस रहेगा। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए दे दिया है कि आपका केसिंग का टॉप एंड बॉटम बैरल टेम्परेचर जो है वो लेस देन 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर है कि फीड वाटर सक्शन एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर डिफरेंस नॉट हाई लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे एमडीबीएपी का सक्शन में जो टेम्परेचर है और उसका डिस्चार्ज लाइन का जो टेम्परेचर है, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका स्टार्ट परमिसिव आपको नहीं मिलेगा। ये लॉजिक क्यों दिया है? मान लीजिए आपका सक्शन वाल्व ओपन है और आपका टेम्परेचर वहां पे मिल रहा है, और आपका डिस्चार्ज लाइन में मान लीजिए कि गलती से मान लीजिए कि आपका उसका रिसर्कुलेशन लाइन बंद है या डिस्चार्ज वाल्व बंद है, तो उसका फ्लो नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर आपको मिलेगा नहीं, तो दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि आप उसका फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो पाथ आपको नहीं मिल रहा है। तो फ्लो पाथ होना चाहिए। जब भी आप एमडीबीएफपी को चलाते हैं तो उसका फ्लो पाथ मिलना चाहिए। फ्लो पाथ के लिए आपका दो प्रोविजन है, एक आपका रिसर्कुलेशन लाइन है, दूसरा आपका मेन डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू है। तो रनिंग कंडीशन में जब आप हम लोग एमडीबीपी को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपका डिस्चार्ज वाल्व तो क्लोज होना ही चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग करंट ज्यादा ले लेगा, ओवरलोड में आपका मोटर ट्रिप भी हो सकता है। तो रिसर्कुलेशन लाइन के थ्रू फ्लो होना चाहिए। तो आप जैसे सक्शन वाल्व ओपन करते हैं तो आपका डिटेक्टर का टेम्परेचर कितना रहता है? 160 से 165 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वो जब हॉट वाटर सक्शन के थ्रू जब पंप में आ रहा है तो उसका रिसर्कुलेशन लाइन तक पानी जाना चाहिए, ताकि आपका डिस्चार्ज लाइन का जो टेम्परेचर है वो सक्शन के टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। अगर उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर नहीं मिला, इसका मतलब कुछ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लो आपका नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका डिस्चार्ज लाइन का पाथ अवेलेबल नहीं है। ये इसलिए दिखाता है इसमें कि सक्शन और डिस्चार्ज का टेम्परेचर डिफरेंस आपका 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपका एक लॉजिक भी दे दिया है फ्रेंड्स कि अगर सक्शन और डिस्चार्ज का टेम्परेचर डिफरेंस अगर 10 डिग्री सेल्सियस आता है तो आपका रिसर्कुलेशन वाल्व ऑटो में ओपन हो जाएगा, और 15 डिग्री आएगा तो पंप को ट्रिप भी करा सकता है। ये उसका लॉजिक। फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि एमडीबीएपी का डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीबी क्लोज होना चाहिए। यस, कि रिसर्कुलेशन मोड में हमको चलाना है स्टार्टिंग में, और बाद में हम लोग उसका पहले आईबीबी ओपन करते हैं, फिर उसका मेन वाल्व ओपन करते हैं। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग वोटिंग हो जाता है और लाइन में जब आपका फुल चार्ज हो जाता है, जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो डिस्चार्ज वाल्व का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है तभी हम लोग मेन वाल्व को ओपन करते हैं, नहीं तो आपका वाटर हैमरिंग होने का चांस रहेगा। तो चलाने से पहले आपका डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीबी क्लोज्ड होना चाहिए। और अगर एमडीबीएपी स्टैंड बाय कंडीशन में है, जनरली आपका क्या होता है, आपके प्लांट में 3 बीएपी है तो 2 बीएपी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, जो कि 1 बीएपी का जो कैपेसिटी रहता है 50% रहता है, तो 2 बीएपी मिलकर आपका 100% कैपेसिटी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। तो तीसरा बीएपी जो होता है वो स्टैंड बाय कंडीशन में होता है। तो मान लीजिए अगर एमडीबीएपी को आप स्टैंड बाय कंडीशन में सेलेक्ट किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन होना चाहिए। जैसे आप सेट में डालते हैं तब डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट में डाला है तो आपको परमिसिव मिल जाएगा। अगर ऐसे आप उसको स्टैंड बाय सेट से अगर बाहर निकालिएगा तो देखिएगा डिस्चार्ज वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा। तो सेट में अगर है तो डिस्चार्ज वाल्व ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका सेट में नहीं सिलेक्टेड है तो डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीबी क्लोज होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप अगर कोई भी फीड वाटर पंप नहीं चल रहा है और फर्स्ट टाइम अगर एमडीबीएपी को आप चला रहे हैं, फर्स्ट एमडीबीएपी को, तो डिस्चार्ज वाल्व तो क्लोज होना ही चाहिए। ऐसे मान लीजिए अगर कोई टीडीबीपी सर्विस में है या 2 टीडीबीपी सर्विस में है और तब उसके बाद एमडीबीपी को स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको सेट स्टैंड बाय सेलेक्टेड करते हैं और उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन होना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोलिक कपलिंग ऑयल टैंक लेवल नॉट लो होना चाहिए या नॉट हाई होना चाहिए। हाइड्रोलिक कपलिंग का लेवल जो है आप देखिएगा उसमें आपका हाइड्रोलिक कपलिंग में एक लेवल इंडिकेटर होता है, उसमें आपका इंडिकेटर रहता है मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बीच में ही ऑयल लेवल होना चाहिए। तो ऑयल लेवल ना ज्यादा लो होना चाहिए ना ज्यादा हाई होना चाहिए। देखिए ECW हेडर प्रेशर ग्रेटर देन 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। आपका जो TG ECW का लाइन आता है इसमें आपका कूलर होता है, एक वर्किंग ऑयल कूलर होता है, एक लूब ऑयल कूलर होता है, एक मोटर वाइंडिंग के लिए भी जाता है, ऑयल के थ्रू इसमें कूलिंग होता है। तो आपका TG ECW का जो लाइन है उसका जो हेडर प्रेशर है वो ग्रेटर देन 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। ECW टू BFP सर्कुलेशन करेक्ट होना चाहिए, मींस ECW 40 वाल्व क्लोज होना चाहिए। ये वाल्व जो होता है जैसे आप एमडीबीपी को जैसे स्टार्ट करते हैं ये ऑटो में ओपन होता है, और जैसे एमडीबीपी को आप स्टॉप करते हैं तो ऑटो में मोटराइज वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए, ये लॉजिक इसका रहता है। तो ये वाल्व स्टार्ट करने से पहले ये वाला वाल्व क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये मोटराइज वाल्व आपका किस लाइन में है, ये वर्किंग ऑयल कूलर में, वर्किंग ऑयल कूलर से फ्लो होता है और मोटर वाइंडिंग में फ्लो होता है।
तो जब आपका एमडीबीएफपी सर्विस में ही नहीं है तो वर्किंग ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मोटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अगर फालतू अगर आपका मोटराइज वाल्व ओपन रखते हैं तो इसको थोड़ा मोटर को और ज्यादा कूल ही कर देगा, उसमें मॉइस्चर भी आने का आपका चांस रहेगा मोटर वाइंडिंग में। दूसरा क्या है कि आपका वर्किंग ऑयल का टेम्परेचर एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो उसका हाईली थिकनेस विस्कोसिटी जब बढ़ जाए, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर जैसे घटेगा तो हाईली विस्कस हो जाता है, तो फिर वो काम सही ढंग से नहीं करता है। तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर आपका मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जैसे आप बीएफपी चलाते हैं तो वर्किंग ऑयल सर्विस में आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और मोटर का भी वर्किंग टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसको कूलिंग करने के लिए आपका ECW 40 वाल्व है। ये नंबर वेरी कर सकता है प्लांट टू प्लांट, लेकिन देखिएगा जरूर एक मोटराइज वाल्व होगा जिससे आपका वाटर वर्किंग ऑयल कूलर एंड मोटर वाइंडिंग में जाता है। ये आपका सोल्यूशन करेक्ट होना चाहिए, मतलब ये वाल्व आपका क्लोज होना चाहिए। और एनी बेरिंग टेम्परेचर नॉट है, बेरिंग टेम्परेचर कोई भी हाई नहीं होना चाहिए। एनी बेरिंग टेम्परेचर हाई का मतलब क्या होता है? देखिए बेरिंग टेम्परेचर, बेरिंग आपका कहाँ रहता है? बेरिंग आपका बीएफपी में रहता है, बीएफपी के ड्राइविंग एंड नॉन ड्राइविंग इन, बूस्टर पंप का ड्राइविंग एंड नॉन ड्राइविंग इन में होता है, हाइड्रोलिक कपलिंग में रहता है एंड मोटर में जनरल बेरिंग रहता है। तो बीएफपी का जो बॉयलर फीड पंप का जो जनरल बेरिंग का टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीएफ बूस्टर पंप का भी जनरल बेयरिंग का है, उसका टेम्परेचर भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोटर का जो वाइंडिंग जनरल बेयरिंग है वो भी 85 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थ्रस्ट बेयरिंग रहता है, क्योंकि आपका बूस्टर पंप में देखिए, बूस्टर पंप में आपका ड्राइव साइड में जनरल बेयरिंग रहता है, नॉन ड्राइविंग साइड में जनरल कम थ्रस्ट बेयरिंग रहता है। तो जनरल बेयरिंग जहां भी होगा उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थ्रस्ट बेयरिंग अगर है तो 95 और कहीं कहीं 100 रहता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोटर साइड में भी आपका जनरल बेयरिंग रहता है, उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिक कपलिंग में भी आपका बेयरिंग रहता है, तो उसका भी टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको याद ये रखना है कि जनरल बेयरिंग का टेम्परेचर कहीं पे भी, चाहे वो बूस्टर पंप हो या हाइड्रोलिक कपलिंग हो या आपका बॉयलर फीड पंप हो, वो 90 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं होना चाहिए। थ्रस्ट अगर बेयरिंग है तो 95 या 100 लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा अगर होता है तो आपका बेयरिंग टेम्परेचर हाई बता देगा। तो एमडीबीएपी चलाने से पहले आपका बेयरिंग टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट परमिसिव में आता है कि मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर आपका 125 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, क्योंकि आप मोटर चलाते हैं तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर पहले से इंक्रीज बैठा हुआ तो फिर तो आपका मोटर ट्रिप हो जाएगा वाइंडिंग टेम्परेचर में। तो इसलिए आपको मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर आपको देखते रहना है कि वो नॉट हाई होना चाहिए। अगर 125 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो आपको परमिसिव भी नहीं देगा चलाने के लिए। वर्किंग ऑयल टेम्परेचर अप स्ट्रीम कूलर्स नॉट हाई 110 डिग्री सेल्सियस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वर्किंग ऑयल टेम्परेचर का मेन काम क्या होता है। वर्किंग ऑयल वो हाइड्रोलिक कपलिंग में जो ऑयल यूज करता है, जिससे कि आपका मोटर का आरपीएम जो पंप को जो ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक कपलिंग या स्कूप कपलिंग जो होता है, तो उसमें जो ऑयल यूज होता है दैट इज कॉल्ड द वर्किंग ऑयल होता है। जो हाइड्रोलिक कपलिंग का मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपका इंपेलर और पंप का अरेंजमेंट रहता है और ये किस प्रकार से आपका ऑयल इंजेक्शन के थ्रू पंप के आरपीएम को चेंज करता है। इसमें आपका वर्किंग ऑयल पंप का क्या काम है तो सारा डिटेल मैं इसमें देखूंगा। तो अभी इसको आपको ये ध्यान रखना है कि वर्किंग ऑयल टेम्परेचर जो है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कूलर, जैसे आपका वर्किंग ऑयल कूलर होता है तो वर्किंग ऑयल कूलर में जो आपका ऑयल जा रहा है तो उसमें इसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कूलर के डाउन स्ट्रीम में टेम्परेचर 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स ये दिखाता है कि वर्किंग ऑयल टेम्परेचर ऑलरेडी आपका हाई है। इसका मतलब आपका बीएफपी स्टॉप कंडीशन में है और वर्किंग ऑयल टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वर्किंग ऑयल कूलर आपका काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर लिमिट में होना चाहिए। तो वही दिखा हुआ है अगर आपका वर्किंग ऑयल टेम्परेचर अप स्ट्रीम कूलर से अगर पहले उसका टेम्परेचर अगर 110 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर आपको परमिसिव नहीं देगा। और वर्किंग ऑयल टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम कूलर अगर नॉट हाई मतलब 75 डिग्री से कम होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपका हाई बताएगा। लूब ऑयल टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम कूलर नॉट हाई 55 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग ऑयल कूलर अलग होता है एंड लूब ऑयल कूलर अलग होता है। तो लूब ऑयल कूलर के डाउन स्ट्रीम में आपका लूब ऑयल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 55 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तभी आपको परमिसिव देगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड कि रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व, जो आपका 2 सोलेनॉइड वाल्व होता है, रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व होता है। मान लीजिए कि जब आपका एमडीबीएपी स्टैंड बाय कंडीशन में है और 2 टीडीबीपी आपका सर्विस में है और अचानक किसी रीजन से 1 टीडीबीपी आपका ट्रिप हो जाता है, तो एमडीबीएपी आपका उस ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने स्कूप को तुरंत बढ़ा देगा,
क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, उसका स्कूप जो होता है वो ट्रैक करता रहता है ड्रम लेवल को, अभी एक्चुअल में कितना ड्रम लेवल चल रहा है, तो उस ड्रम लेवल के अकॉर्डिंगली आपका स्कूप जो होता है वो आपका बढ़ाते रहता है। लेकिन वो स्कूप का वो पोजीशन है कि अगर किसी कारण से मान लीजिए आपका स्कूप ट्रैक करते हुए 62% पे आ गया है और किसी कारण से आपका TDBFP ट्रिप हो जाता है, तो स्कूप को तुरंत आपको 62 पहुंचा देगा और ड्रम लेवल को मेंटेन करेगा विद इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर आपको ड्रम को लेवल को मेंटेन कर देगा और आपको ड्रम लेवल में यूनिट को ट्रिप होने से बचा लेता है। तो उस समय आपका रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। शुरू में देखिएगा फ्रेंड, जब आपका MDBFP आपका ऑफ कंडीशन में रहता है तो देखिएगा वो रैपिड सोलेनॉइड स्टार्टअप वाल्व आपका डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है, और जैसे आपका उसको ऑटो स्टार्ट कमांड जाता है तो रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व दोनों जो होता है एट ए टाइम इनर्जाइज होगा। इनर्जाइज होता है तो पहले क्या करता है, उसका जो इनपुट शाफ्ट का RPM है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है नो लोड में, और उसके बाद तुरंत डी इनर्जाइज हो जाता है। ताकि पहले क्या किया कि उसका इनपुट शाफ्ट का RPM को पूरा बढ़ाया, उसके बाद उसको कपल कर देता है स्कूप कपलिंग के थ्रू आपका पंप को, और पंप के शाफ्ट को भी तुरंत बढ़ा देता है ताकि ड्रम लेवल मेंटेन हो सके। इसका हम इसको देखेंगे डिटेल में कि रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व आपका ऑन होना चाहिए एंड स्कूप कपलिंग का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब आपका 2% से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कूप 10% पे दिए हुए हैं और MDBFP को स्टार्ट करने, बोला नहीं, इससे आपका क्या होगा कि स्कूप अगर पहले से आपका दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और चूंकि आपका डिस्चार्ज वाल्व बंद है तो डिस्चार्ज वाल्व को डैमेज कर सकता है, वहाँ पर आपका ग्लैंड को डैमेज कर सकता है। तो बोलता है जो आपको नो लोड में BFP को चलाना है, स्कूप अगर बढ़ाया हुआ इसका मतलब आपका BFP लोड में है, तो आपको स्कूप जो है 2% से कम में रखना या हाइड्रोलिक कपलिंग आपको मिनिमम में रखना है। MDBFP का EPB जो इमरजेंसी पुश बटन है नॉट ऑपरेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकल में EPB बटन कोई मार दिया हो तो आपको स्टार्ट परमिसिव नहीं मिलेगा। उसका जो है स्विच गियर अवेलेबल होना चाहिए, स्विच गियर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आपको MDBFP चलाने का स्टार्ट परमिसिव देगा। अगर इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं है तो MDBFP को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया देने के पीछे ये रीजन होता है कि आपका MDBFP सेफ स्टार्ट हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।